सिर्फ 5 जहाज, सही सुन रहे हो, केवल 5 जहाज एक ऐसी जगह से जहां पूरी दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल गुजरता है, वहां सैटरडे को सिर्फ 5 कमर्शियल वेसल्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस किया। पिछले वीकेंड ये नंबर 31 था। मतलब सीधा सीधा अगर आप देखें तो 84% का क्रैश, वो भी केवल 1 वीक के अंदर, एक हफ्ते के अंदर। संडे का डेटा देखोगे तो भाई तुम्हारे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संडे को हॉर्मोज से पता है कितनी क्रॉसिंग्स हुई थी? एग्जैक्ट 0। एक भी वेसल क्रॉस नहीं हुई थी। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे क्या ये वेदर के कारण हुआ? तो नहीं, ये कोई वेदर डिले नहीं था, कोई टेक्निकल इशू नहीं था, और ना ही कोई टेम्पररी लॉजिस्टिकल ट्रैफिक जैम था। ये एक जियोपॉलिटिकल टाइम बॉम्ब है जो ऑफिशियली फट चुका है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कर और आज हम पोस्टमार्टम करेंगे उस एक क्रिटिकल एक्सपायरी डेट की जो कि थी 17 जून को साइन हुआ यूएस ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, जो कि आज 18 अगस्त 2026 को बिना किसी एक्सटेंशन, बिना किसी रिन्यूअल के ऑफिशियली एक्सपायर हो गया। और इस ग्लोबली इंजीनियर्ड डिजास्टर का डायरेक्ट बिल आप सब पे फट रहा है। कैसे, क्या, सब कुछ बताएंगे। मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा। पहले टाइमलाइन को क्विकली डिकोड करते हैं ताकि तुमको एग्जैक्ट कंटेक्स्ट समझ में आए। फरवरी 2026 में यूएस और इजराइल ने ईरान के स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पर हैवी स्ट्राइक्स किए थे। ईरान ने काउंटर मूव चलते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। हॉर्मोज कोई आम रूट नहीं है। दुनिया का 25% सी बॉर्न क्रूड ऑयल और लगभग 20% ग्लोबल एलएनजी इसी 39 किलोमीटर चोक पॉइंट से पास होता है। ड्रोन अटैक्स हुए, सी माइंस बिछाई गई, मर्चेंट टैंकर्स को टारगेट किया गया और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स कंप्लीटली फ्रीज हो गई। इस एस्केलेशन को पॉज करने के लिए 17 जून को पाकिस्तान में एक 60-डे टेम्पररी एमओयू साइन हुआ था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ईरानियन प्रेसिडेंट के बीच में। गोल इसका क्या था? गोल काफी सिंपल सा था। 60 डेज तक, 60 दिन तक अटैक्स होल्ड पर रहेंगे ताकि एक परमानेंट डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया जा सके। लेकिन पिछले 60 दिनों में कोई भी परमानेंट कंसेंसस नहीं बना, कोई वाइट पेपर साइन नहीं हुआ और आज के दिन वो 60 डे वाला विंडो बिना किसी अपडेट के बंद हो गया है। अब रॉ नंबर्स को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्केट्स इमोशंस पे नहीं पूरी तरीके से डेटा पे चलती है, तो वो क्या कह रहे हैं वो समझते हैं। जून 24 के पीक वीक में एमओयू साइन होने के बाद ठीक बाद हॉर्मोज से वीकली वेसल्स की ट्रैफिक 275 टच कर रही थी। अगस्त के पहले हफ्ते तक ये ड्रॉप होकर 98 पर आ गया, मतलब 64% का मैसिव डिस्ट्रक्शन। और पिछले 48 घंटे 48 आवर्स में ये कोलैप्स एब्सोल्यूट लेवल पर पहुंच गया है। सैटरडे को सिर्फ ओनली 5 शिप्स और संडे को टोटल ब्लैकआउट, 0 वेसल्स। जिस चोक पॉइंट से नॉर्मल रूटीन में रोजाना एवरीडे ऑलमोस्ट 138 हैवी कमर्शियल कैरियर्स गुजरते थे, वहां आज कंप्लीटली डेड एंड है। ईरान के अपने क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स पिछले 2 महीनों में 94% वाइप आउट हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे मेजर गल्फ एक्सपोर्टर्स फिलहाल अपने आउटपुट लेवल्स मेंटेन करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। पर जब एग्जिट गेट ही फिजिकली थ्रेटेंड हो तो शॉर्टेज टैंक्स फुल होने के बाद प्रोडक्शन फोर्सफुली कट करना ही पड़ेगा। इस वक्त पर्शियन गल्फ के अंदर लगभग 520 लोडेड कमर्शियल वेसल्स स्ट्रैंडेड है। मारटाइम रिस्क एनालिस्ट का क्लियर प्रेडिक्शन यह है कि अगर आज शिपिंग नॉर्मलाइज हो भी जाए तो भी इस मैसिव वेसल बैकलॉग को कंप्लीटली क्लियर करने में मिनिमम, कम से कम 6 से 8, 6 to 8 वीक्स लगेंगे। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन पे जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। इस ग्लोबल क्राइसिस का इंडिया से क्या डायरेक्ट कनेक्शन है, समझाता हूं। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग और इंपोर्टिंग नेशन है। हमारी टोटल डोमेस्टिक क्रूड डिमांड का लगभग 85% डायरेक्ट इंपोर्ट से पूरा होता है और उस 85% का एक बहुत ही मेजर डोमिनेंट हिस्सा इस पर्शियन गल्फ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू इंडियन पोर्ट्स पर लैंड करता है। जब भी हॉर्मोज में माइनर फ्रिक्शन होता है तो उसका फाइनेंशियल शॉकवेव सीधा सीधा इंडियन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे कहीं ना कहीं हिट करता है। अगर हम डेटा चेक करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेंट क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में स्पाइक होकर $91.3 प्रति बैरल ट्रेड कर रहा है, जो जुलाई के बाद का हाईएस्ट इंट्राडे लेवल है। WTI क्रूड $85.1 पर कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक एक साल पहले ब्रेंट $67 के रेंज में चिल कर रहा था। आज ये लगभग 38% एक्सपेंसिव हो चुका है।
ये $91 कोई थियोरेटिकल स्टॉक टिकर वाली चीज की हम बात नहीं कर रहे, ये हमारी इनपुट कॉस्ट है। जब क्रूड भागता है तो ट्रांसपोर्टर का डीजल एक्सपेंसिव होता है, पैकेजिंग वाला मटेरियल कॉस्टली होता है, पावर जनरेट करने के लिए जो दाम या कॉस्ट लगता है वो बढ़ जाती है। आम इंसान जो घर पे एलपीजी सिलेंडर रहता है और उसको मंथली ग्रॉसरी बिल जो होता है वो बजट ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इन्फ्लेट हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन असली ट्रबल जो है ना वो क्रूड का प्राइस नहीं है, बल्कि क्रूड और करेंसी का कॉम्बिनेशन है, जिसे हम फाइनेंशियल टर्म्स में डबल वैमी कहते हैं। यूएसडी आईएनआर पेयर आज की अगर मैं बात करूं तो 95.74 के रिकॉर्ड स्ट्रेस जोन पर ट्रेड कर रहा है। एक साल पहले डॉलर लगभग 87 आईएनआर के आसपास था। कैलकुलेशन सिंपल है, एक तरफ क्रूड ऑयल डॉलर टर्म्स में 38% महंगा हो चुका है और दूसरी तरफ उस महंगे क्रूड को परचेज करने के लिए हमारे पर 8 से 9 रुपीस ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है। वैसे एक ट्रिक क्वेश्चन आपको पूछता हूं, देखते कमेंट्स में कितने लोग बता पाएंगे। एक बात बताइए, जब क्रूड का दाम बढ़ता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक्स को फायदा होता होगा, जरा बताइए। अब देखिए, हमारा इंपोर्ट बिल एक्सपोनेंशियली बलून हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंटिन्यूसली एक्टिव है। स्टेट रन पब्लिक सेक्टर बैंक्स पिछले 8 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन से सेंट्रल बैंक के मैंडेट पर ओपन मार्केट में डॉलर्स लिक्विडेट कर रहे हैं ताकि रुपी का शार्प फॉल कंट्रोल किया जा सके। लेकिन एग्रेसिव ग्लोबल रिस्क ऑफ टाइड के आगे डोमेस्टिक करेंसी इंटरवेंशंस की भी अपनी एक मैथमेटिकल लिमिट होती है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी एडवांस में हमारे प्राइवेट ग्रुप में बता चुके हैं, जिसका अगर आपको हिस्सा फ्री में बनना है तो वो सारे स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिलेंगे। अच्छा, अब इसका रिफ्लेक्शन दलाल स्ट्रीट पर इमीडिएटली आज के दिन दिखा। सेंसेक्स 350 380 पॉइंट्स के आसपास कुछ गिर गया। सेक्टरल ब्लीडिंग अगर आप देखते हैं तो आईटी सेक्टर गिरा, एफएमसीजी सबसे ज्यादा टारगेट हुआ, आईटी स्टॉक्स करेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि जब भी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी स्केल अप होती है, ग्लोबल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिस्क ऑफ मोड एक्टिवेट कर देते हैं और इमर्जिंग मार्केट जैसे कि इंडिया से लिक्विडिटी पुल आउट करके यूएस ट्रेजरीज और सेफ हेवन डॉलर एसेट्स में पार्क कर देते हैं। एफएमसीजी सेक्टर्स में क्यों क्रैश आया? क्योंकि पैकेजिंग क्रूड ऑयल डेरिवेटिव से आती है। रॉ मटेरियल का जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है और रूरल परचेजिंग पावर हाई इन्फ्लेशन में कहीं ना कहीं सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एविएशन कंपनीज की बात करूं तो इंडिगो, एयर इंडिया, ये सब जो सप्लायर्स हैं और पेंट मैन्युफैक्चर जैसे हाई क्रूड डिपेंडेंट बिजनेसेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे भी सीधा कंप्रेशन दिखता है। अब ऐसे में मुझे क्या लग रहा है इस सिनेरियो को देख के मैं बताता हूँ। देखो, मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल मीडिया क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि ये टेम्पररी जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम है जो 2 से 3 सेशन में डिफ्यूज हो जाएगा। और ये आई थिंक लास्ट 6-8 महीने से कह रहे हैं और अपन हर बार आपको वार्न कर रहे हैं कि ये 6-8 महीने से अपन बोल रहे हैं, 2-3 दिन का नहीं है। मैं उस लॉजिक से तो कंप्लीटली एग्री करता भी नहीं हूं। देखिए, ये क्राइसिस प्योरली स्ट्रक्चरल है। रीजन, जियोपॉलिटिकल वेरिएबल्स अब मल्टी फ्रंट पर एक्सपांड हो चुके हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ओमान को एक्सप्लिसिटली कॉशन किया है कि अगर ओमान ने ईरानियन शिपिंग ऑपरेशंस या ऑल्टरनेटिव रूट्स को फैसिलिटेट किया तो काइनेटिक मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ओमान वही कंट्री है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बाईपास रूट्स के लिए न्यूट्रल मारटाइम एग्रीमेंट्स पर ईरान से बात कर रहा है। अगर ओमान रूट चोक होता है तो अल्टरनेटिव पाइपलाइंस की रियलिटी क्या है ये समझनी चाहिए। अबू धाबी के पास हबशन फुजरा पाइपलाइन है जिसकी कैपेसिटी लगभग 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे है। सऊदी अरेबिया के पास ईस्ट वेस्ट क्रूड पाइपलाइन है जिसका मैक्सिमम थ्रू आउट कैपेसिटी लगभग 5 मिलियन बैरल पर डे के आसपास है। लेकिन गल्फ से रोजाना 18 से 20 मिलियन बैरल्स फ्लो होते हैं। ये ऑल्टरनेटिव पाइपलाइंस टोटल गल्फ क्रूड मूवमेंट का 35% से 40% से ज्यादा हैंडल ही नहीं कर सकती हैं। डेफिसिट इतना ज्यादा वाइल्ड है कि पाइपलाइंस कभी भी ओपन सी रूट्स को सब्सटीट्यूट नहीं कर पाएंगी और यही रीजन है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स चाहे oilprice.com बोलो या कोई सी भी बोलो, अब $100 प्रति बैरल क्रूड के टारगेट पब्लिश करने लग गए। सारे फोरम्स पे बात हो रही है कि क्रूड आसमान छुएगा। अगर संडे जैसा कंप्लीट जीरो वेसल क्रॉसिंग रियलिटी आने वाले 5 से 7 दिनों तक सस्टेन हो गया तो ब्रेंट क्रूड $95 से $105 के बैंड में ब्रेकआउट लेने भी लग जाए, स्पेक्युलेटिव नरेटिव नहीं होगा, मुझे लगेगा कि सही में ये वैलिड है और वो गारंटीड हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी के लिए प्रैक्टिकल जो पॉइंट्स होंगे, जो इम्पैक्ट होगा, वो अब आप लोग नोट करो। क्या क्या होगा? पहला, जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, कैट जिसको कहते हैं, वहां पर इफेक्ट पड़ेगा। वीकनिंग करेंसी और एक्सपेंसिव क्रूड इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप को वाइडन करेगा।
जिसका कैड प्रोजेक्शन डायरेक्टली डिटोरिएट होने लग जाएगा। दूसरा, फिस्कल बर्डन आएगा। स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कब तक डोमेस्टिक पंप प्राइसेस को फ्रीज रखती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज कट्स के थ्रू कितना रेवेन्यू बफर एब्जॉर्ब कर सकती हैं, इसकी लिमिट हमको आने वाले जो कुछ डेज या कुछ वीक्स हैं उसमें टेस्टिंग करके पता चल जाएगा। तीसरा, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, जिसके बारे में हम अक्सर अपने चैनल पर बात कर चुके हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग मॉडल क्रूड इनपुट शॉक से डीस्टेबलाइज हो सकता है। कोर इन्फ्लेशन स्पिल ओवर का मतलब है कि रेट कट्स का टाइमलाइन इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो जाएगा। चौथा, एग्रेसिव एफआईआई कैपिटल आउटफ्लो। रुपी डेप्रिसिएशन और मैक्रो हेडविंड्स के बीच ओवरसीज फंड्स इंडियन इक्विटीज में शॉर्ट टर्म डिफेंसिव एलोकेशन डिप्लॉय करेंगे। लेकिन इंडिया के पास इस स्टॉर्म के अगेंस्ट अभी भी बफर है, ये भी मैं बता दूं। हमारे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स अंडरग्राउंड कैवरेंस में क्रिटिकली ऑपरेशनल कवर के थ्रू प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डिप्लोमेटिक चैनल्स हमारे देश की बात करें तो वो फुल्ली एंगेज्ड हैं और इंडियन रिफाइनरीज ने रशियन क्रूड की डिस्काउंटेड सप्लाई लाइंस मेंटेन रखी है। प्लस आरबीआई के पास स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो करेंसी को कहीं ना कहीं कोलैप्स होने से सेफगार्ड करके रखी हुई अभी तक। ऑल्दो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है बट आरबीआई के पास अभी भी गन पावर बचा हुआ है। तो भैया देखो, फाइनल कंक्लूजन काफी क्लियर है। ये कोई नॉर्मल ट्रेडिंग हेडलाइन नहीं है, ये एक प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रक्चरल सप्लाई क्रंच है जिसका रेजोल्यूशन टेबल पर आएगा वीक्स में नहीं बल्कि कुछ महीनों में। एविएशन, पेंट, स्पेशलिटी केमिकल्स, टायर, एफएमसीजी, ये सारे जो ऑयल से एक्सपोज्ड सेक्टर्स हैं वहां पर एग्रेसिव वोलेटिलिटी रहेगी। अगर तुम सिर्फ सरफेस लेवल न्यूज़ देखकर ट्रेडिंग पोजीशंस बना रहे हो तो दोस्त आपका लॉस ही लॉस होने वाला है। इसलिए डेटा को अच्छे से समझने की कोशिश करो, एग्जैक्टली स्टेट ऑफ हॉर्मोस क्या हो रहा है समझने की कोशिश करो, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। और ये सारी चीज़ें मैं फ्री में अपने ग्रुप में भी सिखा रहा हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।